हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। बताइए क्या काम था? मैं ब्लूमिंग नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कंडोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा आ गया था। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? जी सर, लिख लिया सर, लिख लिया। लिख लिया तो फिर लेकर निकल। सर मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी थम जाए। आप तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता उसने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी क्या भी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी, लकी अगर अगले 2 महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी, देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में एक वही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उससे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। पर आज उसके पास एक मौका था। वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिम्पल बेबी क्या हो गया, किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच आ गई। लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं, तू कहां से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहां से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी, उसमें होगा ये सब? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी, मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो बेबी ये है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? उसने गुस्से से डिम्पल की ओर देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वो वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता जाएगा क्या? लकी बिना उसकी बात सुनते ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था।
लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी, आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। लेकिन एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर खर्च होने वाले पैसे बच जाने से शायद उसके हालत सुधर जाएंगे। पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान। जैसे ही वो फूट कर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। ये एक ऐसा मैसेज था। आखिर कौन था लकी, क्या थी उसकी असलियत, और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से लकी हो गया था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदने, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बहुत सिकोड़ ली। क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? हाँ, वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहाँ आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। कार्ड नहीं मेरे पास। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए और बोले, चलो बेटी। यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर्स थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी तक जा सकती थी, और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहां से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगी। अरे अब ये कहां चला गया? वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। अरे ये कहां छिपा हुआ था? उसने देखा कि लकी बैंक के VIP लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंबे की आड़ की वजह से
वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे, और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। फिंगरप्रिंट? अरे अरे, आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। चुपचाप यहाँ पर अपना अंगूठा लगाओ, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इन मुसीबत से बाहर निकलेगा? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो प्लीज। देख, ये उंगली भी अगर नहीं लगी ना, तो फिर ये मत कहना कि मैं अगली उंगली भी ट्राई करके देखता हूँ। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन करने वाला हूँ अभी। लकी ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। इधर मैनेजर ने उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज मुझे माफ कर देना सर। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज। सॉरी सर। हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लकी ने कहा, और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं सर। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20 से 22 साल से ज्यादा नहीं थी। शशिकांत अपने मन में ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग ही अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लकी ने इधर जब उसके फोन में अपने खाते पर पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए, वरना उसके साथ वही होने वाला था जो आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। सर, एक तो आपके खाते में एक फरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है सर। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई हैं, 5 किलो सोने की 20 ईंटें, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे हैं 24 कैरेट की, और भी बहुत कुछ है सर। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की आंखें तो
बाहर ही निकल आई थी। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास था, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो मुझे एक कार्ड दे दो तुम। जी सर, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर। मुझे बस 10 मिनट दीजिए सर, बस 10 मिनट। जितनी देर में लकी ने अपने फोन पर फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था। इसलिए फिलहाल वो लकी को यही दे सकता था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर आपको ईमेल पे मिल जाएगा। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ए, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की? मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने आया था और कुछ नहीं। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी ने ये कार्ड कहीं अंदर से चुरा तो नहीं लिया, और इससे पहले कि वो यहाँ से चोरी करके भागता, यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। लकी ने जब यास्मीन के मुंह से ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और फिर उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डरा कर अपना नाम भी लिखवा लिया इस पर। इसकी जेब चेक करो। मैडम, इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, बल्कि फटी हुई जेब है इसकी। मैडम, हो सकता है ये इसी जेब में चाकू रख कर लाया हो और उसको निकालते वक्त उसी चाकू से इसकी जेब फट गई होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे पागल हो क्या? ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो? शशिका! इससे पहले कि लकी आके कुछ बोल पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। यास्मीन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर। जैसे ही बाकी लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? सर आप जिंदा हैं? मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा? और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड्स को हटा दिया। फिर लकी को उठाने के लिए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर आई एम रियली सॉरी सर, इस बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं सर। आई एम रियली सॉरी सर। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। आप पूछ रहे थे ना ये किसने किया? इसने किया है ये, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे ये कार्ड चुरा कर भाग रहा हूं, ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। लकी ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, यास्मीन, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? सर मुझे लगा कि ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती ये कार्ड बनवा लिया है और फिर आपको मार दिया है सर। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू ही आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण अग्रवाल है, लक्ष्मण अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि अगर न्यू सिटी बैंक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है? ये अपने दम पर ना इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो, और अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी चली गई। वैसे तो वो जानती थी कि उसे माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो थी नहीं, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर
मैं आपको गलत समझ रही थी सर। एक्चुअली आपके यास्मीन ने उसके कपड़े को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते की बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाले थे? असल में उससे क्लास में जाने में देर हो रही थी। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसके पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गए। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर दी थी। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी तो उनकी आंखें निराशा से भर आई। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। इसकी पैंट तो देख कितनी गंदी है। भाई क्लास में लड़कियां भी होती हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के आ यार। अरे कहां से पहन कर आता? कपड़े के लिए तो पैसे हैं नहीं इसके पास, एक ये कपड़ा है इसके पास, बहुत है इसके लिए। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फफ्तियां कसनी शुरू कर दी थी। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर नीचे तो झुका लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि यह अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा है। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई। बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास के बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिंपल। वहां कोई और नहीं बल्कि डिंपल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। ये लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। डिंपल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिंपल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिंपल को सबके सामने चूम लिया था। यह नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिंपल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिंपल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया था। अरे भाई लकी, क्या हो रहा है ये सब? होने देना यार, जो हो रहा है छोड़ना। अरे भाई तुझे पता है वो राहुल कितना चालू आदमी है? अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये डिंपल छठी है। लकी के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अच्छा लकी सुनना जरा। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस बेकार से कवर की कोई जरूरत नहीं। बेबी इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया? कवर कौन गिफ्ट में देता है भाई? बेबी बात यह है कि जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी, वो सिर्फ कवर ही तो गिफ्ट कर सकता है ना, और क्या। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलवाता हूँ। आ जाओ चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। हाँ बेबी, हमने एक पहले नया फोन खरीदेंगे और फिर उस फोन की पार्टी भी करेंगे, और उसके बाद आज, डिंपल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। भाई ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराया जा रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? नहीं यार, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, इसलिए चल यार छोड़, लकी ने कहा और फिर राहुल और डिंपल की ओर देखने लगा। अब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर से भवक गए। बेबी चलो यहां से। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे हबी बोलोगी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी, राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिंपल को चूम लिया। डिंपल ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्या दिखाना चाहती हो इससे? ओए फटीचर,
ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिंपल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूं और ना ही उसके बारे में बात करता हूं। राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो रहा था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तान कर उसकी दिशा में बढ़ा ही रहा था कि इतना ही में पीछे से एक लड़की की आवाज आई। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिंपल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, क्या कह रही है तू? जुबान संभाल अपनी। जब डिंपल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। जब भी डिंपल और लकी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिंपल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिंपल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा। तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई यार? लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहा था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरे खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेके आता था। तुझे याद है ना जब हम हिमाचल घूमने गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब कुछ सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। वो डिंपल के ऊपर जान छिड़कता था। जो कवर डिंपल ने उसके मुंह पर फेंक कर मारा था, वो कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा तेरे लिए पैसे जुटा रहा था। रोज दाल और रोटी खा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके। और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ तो ये तो इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूं तो फिर मैं बिना घी वाली रोटी क्यों खाऊं? लकी डिंपल की ये बात सब सुन रहा था और उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आया था। साक्षी और डिंपल के बीच हो रही बहस के बीच ही लकी फोन उठाने के लिए वहां से निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठ के चला गया। चलो अभी। डिंपल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता उससे पहले ही बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म होते ही आ जाऊंगा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। बस अब कितना पढ़ेगा? तू अब जल्दी से आ जा। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। डिंपल के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकला था और उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो क्लासरूम में आ गया। लकी तुम ठीक हो ना? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। डिंपल का असली चेहरा हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता ना तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहिए लकी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दुखी होने की। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का ना जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चलें? कैंटीन का खा खा करना मैं बोर हो गई हूँ। हाँ लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे। उससे थोड़ी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर खाना खाएंगे। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिंपल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। वो झिझक कर हंस पड़ी और बोली, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं लकी, मैं ना अभी तक सन एंड मून के अंदर गई नहीं हूं। ठीक है तो फिर मिलते हैं फिर। बाय लकी, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी और एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीयत करवा ली यार। खोलो अपना ग्रुप चैट, खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, देखो क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी आओ हॉस्टल।
आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से है। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे। प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए, लेकिन लकी वहीं रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि हम क्या सोच रहे हैं? गर्वित ने कहा। क्या सोच रहा? प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। क्यों? क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। अरे अरे तुम लोग वापस आ गए। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों को देखने लगा। बेबी ये मेरे दोस्त हैं। दोस्तों ये मेरी बेबी, मेरा मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, म्यूजिक सीख रही है। रोशनी ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है। हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आपने इनके बिस्तर पर जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं ना, उन्हें जरा हटा लीजिए। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सबकी जान था, वापस आ जाए। पर क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं यार। अरे भाई लाइफ है, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है। तू ज्यादा सवाल मत कर यार, पलंग खाली कर यार जल्दी। प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। चलो तो फिर आज रॉबिस कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट भी आने वाली है। तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तो डिंपल को बुला देना, वो भी आ जाएगी। मैं और डिंपल अब साथ नहीं है यार। तुम और डिंपल साथ नहीं हो मतलब? ये कब हुआ यार? अब जो हो गया सो हो गया ना यार, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए सही मौका नहीं था। अमित हमें निकलना चाहिए यार, मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो लोग पहले से ही बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट कराया ना तो वो मुझे ग्रिल करेंगी यार। रोशनी ने कहा। हाँ अब ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम तू लकी को कुछ बढ़िया से दे देना यार, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था, वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देख रही थी। क्या हुआ बेबी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज हैं? मतलब तुम खुद को देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है, और चलो लकी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी यार, बताओ। अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारे रूममेट्स के बीच, तो तुम फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे रूममेट बाहर इतनी दूर इतनी धूप में सिर्फ खाने के लिए आ रही हैं? अमित तुम सच में डम्ब हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस पर ये बात ना कही हो, लेकिन मैं जानती हूं ना कि वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स के लिए मिलने आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे ही लप-लप होने लगी थी, और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ, बोल दूंगी कि अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, रोशनी ने कहा। और इससे पहले कि अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर पर चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर तीन सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थी। कोयल तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है, कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? हाँ यार, आज सुबह मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी, तो वहां पे एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा?
हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड ना दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। कैसे? अरे तुम अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा ना तो मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? वो क्या कुछ ऐसा वैसा था, मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया, हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भाग कर आया था और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी। एनीवेज यार, अब तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं है। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया? मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं। इधर प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्ती से ही गिर गई। उन्हें जैसी उम्मीद थी, वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने की और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही है। चलो चलो बैठते हैं। हम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से यह तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो क्या होता? भले ही लकी उतना खराब ना दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की मिट्टी पलित करने में लगे हुए थे। अरे अरे, जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया हुआ है। ओए लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लकी की ओर देखने लगे, लेकिन दिशा और मानसी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी। देखने लगी, लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा, तो वो उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतनी दूर जाकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? तुम लोग कहोगे यार कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत ने इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसा तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस कर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रोशनी ने पूछा। दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुल गई। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल सभी की नजर लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें यह लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत क्या थी। कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम, इसलिए मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ, बाय। रोशनी को तो पहले ही से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया। लकी ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी, तो वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको! बैंक में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूँ। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी।
कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से फिर से निकलने लगी। लकी ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहां भूल गई थी। मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का वो सुप्रीम कार्ड होगा ना? कोयल मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी की न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं तो फिर इसे कैसे पता चला कि वहां कौन सा कार्ड चलता है। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईस ज्यादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था, उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मलहम लगा दूं क्या? इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लकी कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा या उसे वो अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहे इंस्टा मिलियनेयर ओनली ऑन पॉकेट FM। डाउनलोड द पॉकेट FM ऐप नाउ।